हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज हम चैप्टर डेजोल्यूशन ले रहे हैं, जिसके अंदर मैं ये वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन है यहाँ पे इसके अंदर कि डेजोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, मोड्स ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या होंगे, डिस्टिंक्शन क्या है इन दोनों में, डेजोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इनके अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं। आज ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ ये सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन है डेजोल्यूशन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। डेजोल्यूशन फर्म का मतलब है कि बिजनेस वाइंड अप हो गया, मतलब ख़त्म हो रहा है। हम सारी एसेट्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने जा रहे हैं, बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, और जिससे आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, कम्स टू एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दैट मीन्स फर्म मीन्स बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगी। और डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, यहाँ पे फर्म डिजॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप जो अमंग द पार्टनर्स है वो चेंज हो जाते हैं। और ये जो पार्टनरशिप, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसको हम रिकंस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। दैट मीन यहाँ पे 4 चैप्टर जो है वो कवर होते हैं। दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड देन डेथ। ये जो डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ये चारों चैप्टर्स को कवर कर देती है, या इसको क्या बोलते हैं हम, रिकंस्टिट्यूशन। बट जो फर्म का बिजनेस है वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मोड्स ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, मतलब फर्म एक कैसे डिसॉल्व हो सकती है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, कैसे किस तरह से इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। पहला है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट में सारे पार्टनर्स आपस में एग्री कर जाएं कि हमने फर्म को डिसॉल्व करना है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। देन आफ्टर दैट कंपल्सरी रेजोल्यूशन। कंपल्सरी रेजोल्यूशन का मतलब है कि ऑल द पार्टनर्स या एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, तब भी फर्म कंपल्सरी रेजोल्यूशन के अंदर आती है। या फिर फर्म क्या हो जाए, अनलॉफुल। अनलॉफुल मीन्स उनका बिजनेस जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपल्सरी रेजोल्यूशन। बेटा ये 1 मार्क की रेंज में ना यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि हाँ, नाउ टेल द रीजन्स फॉर द कंपल्सरी रेजोल्यूशन, राइट। तो आपको ये 2 रीज़न पूछता है या एक रीज़न पूछ रहेगा, तो आपको ये 2 रीज़न में से एक रीज़न वहाँ देना होगा। दैट डिपेंड्स कि वहाँ कितने रीज़न पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई और यहाँ पे उसका स्टेटमेंट दिया तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो इसीलिए इसको लाइट मत लेना, कई बार 1 नंबर के लिए भी नंबर जो मार्क्स है वो कट जाते हैं, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको जरूर कवर करना है। नाउ बाय नोटिस एट, अगर पार्टनरशिप एट विल के अंदर चल रही है तो कोई भी पार्टनर नोटिस इन राइटिंग में सारे पार्टनर्स को देकर अपनी इंटेंशन जो डेजोल्यूशन की है वो दे सकता है कि मेरे को अब फर्म को बंद करना है, मुझे अब ये फर्म नहीं करनी है। बट ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता है जब पार्टनरशिप एट विल के अंदर चल रही है। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। कोई इस तरह का इवेंट हैपन हो जाए जैसे ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, दैट मीन्स आपकी जो पार्टनरशिप है वो पर्टिकुलर उसका एक्सपायरी डेट एक फिक्स था, तो वो उसकी एक्सपायरी हो गई है, तो दैट मीन्स फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। या आपने कोई वेंचर के लिए, वेंचर मीन्स कोई प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट के लिए आपने वो पार्टनरशिप जो है वो रन कर रहे थे, तो जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, कंप्लीशन हो गया, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। या 2 बंदे हैं, 2 में से एक बंदे की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो गई। या फिर सारे 2 पर्सन में से कोई एक बंदा जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो दैट मीन्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसके अंदर ये 4 रीजन आपको लर्न करने पड़ेंगे। दीज आर द प्रोविजन दैट यू हैव टू लर्न इट। ना उसके बाद आता है आपका डेजोल्यूशन बाय द कोर्ट। कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म के, बट वो कब होता है, जब पर्सन क्या हो गया, अनसाउंड माइंड। 1-2 बंदे हैं पार्टनरशिप रन कर रहे हैं, उनमें से एक पर्सन जो है वो उसका मतलब माइंड जो है वो सेट नहीं है, या वो पागल हो गया है, तो अनसाउंड माइंड हो गया है, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू डू द बिजनेस, तो ये आपका डेजोल्यूशन ऑफ द बाय द कोर्ट हो सकती है। या परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया है, 2 में से एक पर्सन जो है वो ऑन द बेड चला गया है, ही इज़ नॉट एबल टू कम टू द बिजनेस एंड रन द बिजनेस, उसकी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, तो उसमें भी डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट हो सकता है। या एक पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट कर दे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, या उसने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर दी है जिससे बिजनेस के ऊपर कोई फर्क पड़ सकता है, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट हो सकती है। या फिर उसने तोड़ दिया है कॉन्ट्रैक्ट अपने पार्टनर्स के साथ, उस केस में भी
वो पार्ट रेजोल्यूशन बाय कोर्ट हो सकती है। या अगर कोर्ट को ऐसा कोई रीज़न लगता है कि वो जस्टिफाइड है तो कोर्ट अपना ऑर्डर देकर, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो दैट मीन यू हैव टू डिसॉल्व योर फर्म। इसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही है कोई फर्म तो इस केस के अंदर भी आपकी पार्टनरशिप जो है कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। तो ये आपके 5 मोड्स हैं, तो पांचों के पांचों मोड्स को 1 मार्क की रेंज के लिए रेडी रखिए। कोई भी पूछा जा सकता है, या आपको सपोज एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बताइए कौन सा मोड है। सपोज अ पर्सन बिकम अनसाउंड माइंड, ये स्टेटमेंट पकड़ा दी उन्होंने, तो उसके बाद आपसे वो 4 ऑप्शन दे देगा कि रेजोल्यूशन बाय कोर्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड देन 2 अदर, जैसे वो ऊपर वाले हेडिंग बाय नोटिस है जी, बाय कंपल्सरी रेजोल्यूशन है, तो आप वहाँ पे आंसर करेंगे कि ये रेजोल्यूशन बाय द कोर्ट है। वो ऑप्शन भी दी जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी थ्योरी जो है वो उसको तैयार करना है आपने ना। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म और डेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ रहा है, बट पेपर में कभी एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको ये जो बेसिस है ना वो पकड़ाए जाते हैं। सपोज ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस कॉन्टिन्यूशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो फर्म के केस में बिजनेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, बट इसमें पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह से आपने पर्टिकुलर हेडिंग का प्रॉपर आंसर देना है, देन तो यू विल गेट मार्क्स। ऐसा नहीं कि आप मीनिंग लिख के आ जाओगे देन यू विल गेट मार्क्स, नो, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से ये हेडिंग्स प्रॉपर लर्न करने हैं और उनके आंसर्स क्या क्या होंगे उनको भी आपने देखना है। मैं एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो मीनिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे फर्म जो है वो बंद हो रही है और एंड हो रहे हैं सारे बिजनेस रिलेशनशिप, बट रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में बिजनेस रिलेशनशिप में सिर्फ चेंजेस आती है, बट बिजनेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। नाउ कोर्ट इंटरवेंशन, ये जो फर्म की रेजोल्यूशन है वो आइदर वॉलंटरी में अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं या कंपल्सरी बाय द कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी हो सकता है, बट रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमेशा वॉलंटरी होती है, इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। नाउ बिजनेस कंटिन्यूएशन, ये कम्स टू एंड हो जाती है, बट यहाँ पे शुरू रहता है बिजनेस। क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इस केस के अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहा होता है। बट यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो आगे जाके क्लोज करने की जरूरत नहीं, उसको रिवैल्यूएट किया जाता है। नाउ सेट्स एंड लाइबिलिटीज़, यहाँ पे सेट्स को बेचा जाता है और लाइबिलिटीज़ का सेटल किया जाता है, और जो भी बैलेंस बचता है वो आगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट अगर एसेट के देखें तो एसेट ऑफ द फर्म में यहाँ पे रीवैल्यूएशन किया जाता है और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस्ड किया जाता है, और कोई भी गेन और लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। नाउ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड हो जाते हैं, मतलब पार्टनरशिप खत्म, दैट मीन रिलेशनशिप भी खत्म। बट यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है, चलते रहते हैं वो एज इट इज़ अपना, क्योंकि बिजनेस रन कर रहे होते हैं। देन इफेक्ट क्या होगा, डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑल्सो मीन्स द डेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, बट डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन द डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये आपके सामने ये इसका डिफरेंस हो गया। नाउ अब लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं इस वीडियो के, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेक्शन 48 यहाँ पे अप्लाई होता है। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 48 जो बताता है कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे हो सकती है अगर फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व। तो इसमें अगर ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस देखें तो अगर लॉसेस आ रहे हैं तो लॉसेस को कैसे कवर किया जाएगा। अगर लॉस होते हैं तो सबसे पहले इंक्लूडिंग जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को भी कवर किया गया है, जो उसको पेड किया जाएगा इसमें सबसे पहले आउट ऑफ द प्रॉफिट। बट अगर प्रॉफिट में कवर हो गए ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड नंबर पे बारी आती है किसकी, कैपिटल की। और थर्ड नंबर पे लास्ट, अगर फिर भी लॉस कवर नहीं होता है तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर पार्टनर से रिकवर किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, क्योंकि आपको पता है क्योंकि फर्म यहाँ बंद हो रही है, तो बंद हो रही है तो असेट्स को बेचा जाएगा। अगर असेट्स को बेचा जाएगा उसकी पेमेंट किस तरीके से करी जाएगी, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोटिस करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। यानी कि सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का सबसे पहले पेमेंट करेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, तो दैट मीन इनका सबसे, या कोई लोन ले रखा है हमने आउटसाइड से बैंक से, तो उसका पेमेंट करेंगे हम। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय द पार्टनर। ये अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया हुआ है तो उसके बाद सेकंड नंबर पे बारी उसकी आएगी। इसका यहाँ पूरे चैप्टर के अंदर सेपरेट ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है।
ना उसके बाद थर्ड आता है, अगर पैसा बचता है तो फिर कैपिटल का कवर किया जाएगा और ये कैपिटल का पैसा रिटर्न किया जाएगा टू द पार्टनर। और अब फिर भी अगर सरप्लस बच जाता है तो इसको पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ असेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीक्वेंस आप लोगों ने लर्न करना है और उसके बाद ही आपके क्वेश्चन जो है वो आगे अप्लाई हो पाएंगे, उसमें आप अप्लाई भी कर पाओगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।